जय हिंद दोस्तों। आज 11 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, इसलिए आज ही के दिन यानी 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ डे मनाया जाता है। चलिए आप सभी के लिए एक क्वेश्चन मैं रखता हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके सबसे पहले दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पे क्वेश्चन पे डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में कौन सा अधिनियम नहीं आता है, यानी किस एक्ट के उल्लंघन में NGT एक्शन लेने का काम नहीं करेगी। ऑप्शन ए है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इन चारों में किस एक्ट का उल्लंघन होगा तो NGT एक्शन लेने का काम नहीं करेगा। कमेंट सेक्शन में सभी लोग जवाब दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। काबुल से पहुंचा 104 सिखों और हिंदुओं का जत्था। देखो इस तरह का आपने देखा होगा, पहले भी इस तरह की सिनेरियो देखा होगा कि जहाँ पे केंद्रीय लेवल के मंत्री एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ पे कागज़ की कुछ प्रति होती है, उनको वो रिसीव करते हैं, राइट। ये कब आपने देखा होगा? ये देखा होगा आपने अगस्त के समय में। तो ये जो कागज़ की प्रति है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भारत की धार्मिक मान्यताओं के लिए। ये सिख धर्म के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हिंदू धर्म के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे अफ़गानिस्तान से इंडिया वापस लाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान में जो है वहाँ प्राचीन मंदिर में जो रखे हुए हैं गुरु ग्रंथ साहिब की कुछ प्रति है, कुछ महाभारत, रामायण, गीता और दूसरे हिंदू धार्मिक ग्रंथों की प्रति है, जिसे अफ़गानिस्तान से इंडिया वापस रिटर्न किया जा रहा है और उसे एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे हैं हमारे देश के माननीय मंत्रीगण। अब वनडे एग्जाम वगैरह में याद रख लेना, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया था अभियान, जिसे कहा गया ऑपरेशन देवी शक्ति। देखो इसको तो आप लोग एक बार पढ़ लेना अपने से। ये जो न्यूज़ है इसके बैकग्राउंड में ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये डिसाइड करना होगा। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये डिसाइड करेंगे कि दिल्ली में जो वर्तमान में एयर पोल्यूशन चल रहा है, उस एयर पोल्यूशन के दौरान क्या निर्माण उद्योग को बंद किया जाए, क्या उद्योग को बंद किया जाए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को बंद किया जाए, क्योंकि वर्तमान में दिल्ली में काफ़ी एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन चल रहा है और ये मार्च तक चलेगा। ऐसा नहीं कि अभी बंद हो जाएगा। 15 सितंबर से 15 मार्च तक ये चलता है, लगभग 6 महीने ये चलता है। तो क्या 6 महीने के दौरान में पूरे दिल्ली में निर्माण कार्य बंद कर देना चाहिए, उद्योग बंद कर देना चाहिए? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगी। देखो यहाँ पे ये जो जगह है, एक तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन हौस खास दिल्ली आप जाओगे तो एक बहुत फेमस जगह है, मेट्रो स्टेशन भी है। IIT दिल्ली के पास भी ये जगह है। इनफैक्ट JNU के पास भी ये जगह है। JNU या IIT दिल्ली दोनों के पास ये जगह है, जिसका नाम है हौस खास। हौस खास मेट्रो भी है। यहाँ पे एक चोर मीनार है। ऐसा कहा जाता है कि इस चोर मीनार की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। जो व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़े जाते थे उन्हें मृत्युदंड एक तरह से यहाँ पे दिया जाता था। देखो डेमोक्रेसी समिट हो रहा है। डेमोक्रेसी समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संबोधित करते हुए कहा है कि क्रिप्टो करेंसी और इंटरनेट मीडिया के लिए वैश्विक नियम होना चाहिए। इन क्रिप्टो करेंसी को अगर हमें रोकना है, इनकाउंटर करना है या क्रिप्टो करेंसी से हमें बचाव करना है, तो ऐसे कंडीशन में पूरे विश्व के देशों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ इंटरनेट मीडिया के लिए भी वैश्विक नियम होना चाहिए। देखो ये जो है, एक तो यहाँ पे ये जो ईरान पे अमेरिकी प्रतिबंधों का चाबार परियोजना पे कोई असर नहीं। ये हमारे देश के विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि चाबार परियोजना जो है, ईरान जो
अमेरिका जो ईरान पे प्रतिबंध लगाया है, ऐसे कंडीशन में चाबहार परियोजना पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। हालांकि बहुत हद तक हम देख रहे हैं, बहुत हद तक असर पड़ रहा है। भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था, तो ये अमेरिकी प्रतिबंध का दबाव ही था कि हमने ईरान से तेल परचेज करना बंद कर दिया था। अब देखो ये जो न्यूज़ है, शोध और नवाचार पे सरकार का फोकस 7 साल में बजट दोगुना हुआ। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध और नवाचार, इस पे खर्च करने की आवश्यकता है, ये लगातार चर्चा होती है। अब सरकार क्या की, पिछले 7 वर्ष में बजट जो है सरकार का दोगुना हो चुका है। 2014-15 में 17,000 करोड़ रुपए खर्च होता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और अभी 21-22 में 37,000 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया गया। बजट में 37,000 करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अब देखो 2018-19 में 2511 पेटेंट करवाया गया था और 20-21 में 5629 पेटेंट करवाया गया, राइट। अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपया अधिक खर्च करेगी। ये 5,000 करोड़ नहीं है, ये 50,000 करोड़ रुपये सरकार अधिक खर्च करेगी इनोवेशन पे, राइट। अब देखो चुनौती क्या है, क्यों हमारे देश में इनोवेशन कम हो रहा है। और इनोवेशन कम हो रहा है इसका प्रमाण तो आपको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग 46 नंबर पे है, यानी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। हमसे आगे 45 देश चल रहा है। हमें चीन को इनकाउंटर करना, हमें अमेरिका को इनकाउंटर करना है, तो आवश्यकता है कि हमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 2021 की रैंकिंग में भारत का स्थान 46 नंबर पे है। अच्छा, अभी देखो 2020-21 में भारत ने लगभग 5500 से थोड़ा सा अधिक पेटेंट करवाया। आपको पता है कि अमेरिका कितना पेटेंट करवाया? तो अमेरिका अभी नंबर 2 पे पहुंच गया। अमेरिका लगभग 57,000 पेटेंट करवाया है 2019 में ही। 19 के डाटा के अनुसार 2019 में 57,000 पेटेंट करवाया है, और चीन जो है लगभग 58,990 पेटेंट करवाया। यानी अमेरिका को क्रॉस कर गया है चीन पेटेंट करवाने के मामले में। उसका सबसे बड़ा चुनौती जो मुझे लगता है, भारत में पेटेंट को लेकर के सबसे बड़ी चुनौती एक तो अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। दूसरा ये है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER हम इसे बोलते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी काफ़ी कम है। विकसित देशों की 50% से अधिक है, और अभी भी हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2016-17 के अनुसार 25% और 18-19 के अनुसार 26% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। क्या होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? देखो 18 से 23 वर्ष के वैसे बच्चे जो मिडिल स्कूल कंप्लीट करके या इंटर कंप्लीट करके जो छोड़ देते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से मेजर किया जाता है। यानी जो हमारे देश में 26% GER है, इसका मतलब ये है कि जो इंटर करने के बाद बच्चे हैं वो सिर्फ 26% बच्चे ही हायर एजुकेशन में आते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं। सिर्फ 26% बच्चे, यानी 100 बच्चा में सिर्फ 26% बच्चा ही ग्रेजुएशन करेगा या मास्टर वगैरह करेगा। तो इस अनुपात को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस बार भी आपने पढ़ा होगा कि GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। बजट में भी इसकी घोषणा किया गया। देखो ये जो एडिटोरियल है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो डिस्कस किया था, चूँकि कल मानवाधिकार दिवस था। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया था, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये जस्टिस अरुण मिश्रा है। जस्टिस अरुण मिश्रा जो है अभी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, और ये पहले गैर CGI है जो इस पद पे पहुंचे हैं। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर CGI हैं। यानी इस पद पे अभी तक जितने भी अध्यक्ष इसके रहे हैं वो CGI रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होकर के नॉर्मली इस पद पे पहुंचते थे, लेकिन ये पहले गैर CGI यानी CGI नहीं थे। जस्टिस अरुण मिश्रा CGI नहीं थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे, बावजूद इसके इस पद पे पहुंचे हैं क्योंकि इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था।
देखो इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था 2019 में, और 2019 में अमेंडमेंट किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 में। हमारे लिए जो नेशनल ह्यूमन राइट देखो सबसे पहला जो हमारे लिए एक्ट आया था मानवाधिकार का, हमारे देश के राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, और इससे 1993 के बाद 2019 में संशोधन किया गया, और 19 में संशोधन करके कुछ बातें की गई, थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूँ आपको। ओके, इस अधिनियम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट किया गया था 2019 में, सबसे इम्पॉर्टेंट संशोधन जो किया गया था, उसमें सबसे पहला संशोधन ये था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहा हो। यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहा, उस व्यक्ति को भी इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और इस प्रकार ये जो शख्स हैं, जस्टिस अरुण मिश्रा, हमारे देश के पहले नॉन CGI अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ अन्य आयोग को भी जोड़ा गया था। इस अधिनियम में पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते थे। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो भी अध्यक्ष होते, बाय डिफ़ॉल्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बाय डिफ़ॉल्ट वो सदस्य हो जाते थे। लेकिन 2019 में संशोधन करके अब किया गया है कि इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष होगा, बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष होगा तथा दिव्यांगजन का जो आयुक्त होगा, ये तीनों को ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का भाग बना दिया गया। तो याद रख लेना, पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल संरक्षण आयोग और दिव्यांगजन के लिए आयोग, ये तीनों का अध्यक्ष होगा वो भी बाय डिफ़ॉल्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य होगा। अच्छा, इसी तरह का कुछ प्रोविज़न किया गया है हाईकोर्ट में, राज्य में कुछ इसी तरह का प्रोविज़न किया गया है। राज्य में भी क्या होता है कि जैसे बिहार मान लो एक राज्य है, बिहार राज्य का जो है राज्य मानवाधिकार आयोग है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नॉर्मली कौन होते थे कि हाईकोर्ट के जो है CGI या हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे, जो रिटायर होते थे, वही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते थे। लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके ये कर दिया गया है कि हाईकोर्ट के जस्टिस भी, हाईकोर्ट के ना सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि हाईकोर्ट के जस्टिस भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। एक प्रोविज़न और किया गया था कि इसमें पहले 5 वर्ष का कार्यकाल होता था, 5 वर्ष या 70 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते थे कोई व्यक्ति। अब क्या किया गया है कि 3 वर्ष कर दिया गया और 70 वर्ष कर दिया गया, यानी मैक्सिमम 3 वर्ष तक और मैक्सिमम अपने आयु के 70 वर्ष तक कोई व्यक्ति इस पद पे बना रह सकता है। देखो इस पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे, आप लोग देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने शुरू किए कृषि सुधार के प्रयास। देखो कृषि सुधार के जो प्रयास है उस पर एक सेपरेट नोट आपके पास होना चाहिए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लगातार चर्चा में रहता है। इस न्यूज़ में 2-3 पॉइंट कही गई है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डॉक्टर S.S. जोहल ने 1986 में और 2002 में कृषि विविधीकरण को लेकर के रिपोर्ट सरकार को दे चुकी थी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट पे कोई काम नहीं किया था। अब देख रहे हैं कि सरकार उस पर काम करने के लिए सजग हो रही है। सरकार जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में क्या कर रही है कि सरकार दलहन और तिलहन का आयात बिल कम करना चाहती है। दाल, भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल का उत्पादक है। सबसे अधिक दाल का उत्पादन भारत विश्व में करता है। सबसे अधिक दाल का भारत आयात भी करता है, क्योंकि जो उत्पादन करता है वो हमारे घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए दाल विश्व का सबसे बड़ा आयातक भी भारत ही दाल का है, और विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी दाल का भारत ही है। दाल का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है, इसलिए दाल हम विश्व से मंगाते हैं। विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने के बाद भी विश्व में सबसे अधिक दाल का आयात भारत ही करता है। तिलहन, तिलहन जो तेल है, तेल हम
पर्याप्त मात्रा में नहीं उपजा पाते हैं और हमारे जितने भी एग्रीकल्चर उत्पाद हैं यानी कृषि उत्पाद जो विदेश से मंगाते हैं उसमें सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व जो हम खर्च करते हैं, सबसे अधिक पैसा खर्च करते हैं वो तेल पे खर्च करते हैं। यूपीएससी ने 2 या 3 बार लगातार क्वेश्चन पूछ दिया था। आई थिंक इस वर्ष भी 2020 में भी यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। भारत भारत सबसे अधिक एग्रीकल्चर उत्पाद में जो पैसा खर्च करता है आयात करने में वो तेल पे करता है, इसलिए हमें तेल और दलहन के आयात को कम करना है। ये सरकार का नेक्स्ट टारगेट है। पंजाब और हरियाणा में धान के फसल चक्र को हटाना। देखो धान जो है परंपरागत रूप से आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल वगैरह के क्षेत्र में उगाया जाना चाहिए और जो पंजाब हरियाणा है वहाँ गेहूं के लिए उपयुक्त जगह है। एग्रो क्लाइमेट जोन, भारत को 15 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है। अगर एग्रो क्लाइमेट जोन के अकॉर्डिंग देखोगे तो पंजाब हरियाणा धान के लिए उपयुक्त जगह नहीं है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, 200-200 फीट नीचे पानी मिलता है, तो इसलिए वो जगह धान के लिए उपयुक्त नहीं है। बावजूद इसके ग्राउंड वाटर का दोहन किया जाता है, पानी जो है जनरेटर से निकाला जाता है, राइट, और इस तरह से धान उगाया जाता है। तो इससे तो एक तो समस्या है कि ग्राउंड वाटर जीरो हो रहा है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर की काफ़ी कमी हो रही है, भूजल स्तर नीचे जा रहा है। और दूसरी यह भी प्रॉब्लम हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन अगर देखोगे, दिल्ली में एयर पोल्यूशन का रीज़न यही है कि इसी समय में अक्टूबर वगैरह के आसपास जो है कटाना शुरू होता है, पराली कटना शुरू होता है। पराली किसका? तो पराली जो कटना शुरू होता है वो होता है इसका, बेसिकली धान का फसल का, यानी किसान जो धान उगाया था उसी के कारण तो पराली हो रहा है ना, धान का ही पराली। अभी के समय में जो जलाया जाता है वो धान के पराली जलाया जाता है। तो अगर हम पंजाब हरियाणा में धान की खेती बंद करवा देंगे तो उससे कई सारे फायदा है और ऐसा नहीं कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला। भारत में ऑलरेडी इतना धान का उत्पादन होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि पंजाब और हरियाणा में धान की खेती होने से फसल को अधिक नुकसान हो रहा है, हमें अधिक नुकसान हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया की जो दूरी है वो बढ़ रही है और निश्चित तौर पे भारत के लिए सकारात्मक कदम है, सकारात्मक पहलू है। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी दोस्ती कर सकते हो, अपनी व्यापार कर सकते हो, अपने ट्रेड लगातार इम्प्रूव कर रहा है और हो सकता है दोनों देश के बीच में एक मिनी ट्रेड डील साइन हो जाए इस वर्ष के आखिर तक। देखो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ में बस इतना ही है, इस न्यूज़ में चर्चा कि वाजपेयी जी के समय में एक मॉडल आया था और ये मॉडल आया था कि हमें बैंकों का निजीकरण करना चाहिए। यानी निजीकरण का मतलब क्या हुआ कि बैंक में जो सरकार के शेयर है वो 50% से सरकार का शेयर कम कर ले, यही सिंपल मतलब निजीकरण का है। तो इसकी चर्चा किया गया था वाजपेयी जी के समय में, लेकिन अभी जो है सरकार वाजपेयी जी के इस मॉडल को अपनाने वाली है। लेकिन अभी जो हमारे पास जो एक्ट है, अभी जो हमारे पास बैंकिंग एक्ट है, उस बैंकिंग एक्ट के माध्यम से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार एक ऐसा नया अमेंडमेंट एक्ट लाएगी, नया बिल पेश करेगी संसद में और उसके माध्यम से निजीकरण को बढ़ावा देगी बैंकिंग सेक्टर में। दुनिया का 51% सेमीकंडक्टर का उत्पादन अकेले ताइवान करता है। ताइवान के साथ हमारी जो है लगातार हम चर्चा कर रहे थे, लगभग $8 बिलियन का, $8 बिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। अगर मैं रुपये में कन्वर्ट करूँ इसे तो लगभग 56,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा, लगभग 60,000 करोड़ मान लो। तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए का डील हमने ताइवान के साथ किया था कि ताइवान इंडिया में आकर के सेमीकंडक्टर का उत्पादन करना शुरू करेगी, राइट। बाकी इस न्यूज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये विवाद मुझे लगता है कि भारत के सबसे पुराने विवाद में से एक है। इसको सेपरेट वीडियो बना करके मैं डिस्कस कर दूंगा। पहले भी मैंने दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किया था इस टॉपिक को, नागा विवाद को लेकर के या नागा समझौता को लेकर के पहले भी मैंने डिस्कस किया था। लेकिन चूंकि अब मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको एक वीडियो बना करके डिस्कस किया जाए, ताकि फिर कभी मान लो आज से 6 महीने के बाद भी, आज से 1 साल के बाद भी अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। इसलिए मैं समय लूँगा। नागालैंड का जो विवाद है एग्जैक्टली उस विवाद को लेकर के सेपरेट वीडियो बना करके मैं डिस्कस कर दूंगा।
यद्यपि यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी और कोई एडिटोरियल इम्पोर्टेंट आज का नहीं है। हल्दी अब गुणकारी और जीनोम अनुक्रम तैयार, एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये जो न्यूज़ है, एक पहाड़ी है हमारे यहाँ, इस पहाड़ी का नाम है पारडम। पारडम में नीलम की खाद्यान्न जो है वहाँ पे अवेलेबल है, और इसका खाद्यान्न किया जाए तो हमें नीलम रत्न की प्राप्ति हो सकती है। तो यही चर्चा है इस न्यूज़ में। अगेन आज का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखो, ये फाइनली जिस बात का इंतजार था वो हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। अपने आप में भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी स्थापना किया गया था 2016 में पेरिस समझौता के बाद इसकी स्थापना किया गया था। 15 में पेरिस समझौता हुआ था और 16 में इसकी स्थापना किया गया था। ISA अमेरिका इसका 101वां सदस्य बना है, और अमेरिका के सदस्य बनने के कुछ दिन के बाद देखो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका हेडक्वार्टर भारत के ही गुरुग्राम में अवस्थित है। अब देखो वनडे एग्जाम अगर हम पूछा जा सकता है, बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्ट हैं और इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2020 से सम्मानित किया जाने वाला है। चलिए आज इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अच्छा, मुझे न्यूज़ क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। बीच में मुझे याद आया कि क्वेश्चन भी मुझे डिस्कस करना है। अच्छा, मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है एनजीटी की स्थापना 2010 में किया गया था। एनजीटी इस एक्ट में देखो, एयर पॉल्यूशन एक्ट का उल्लंघन होगा तो भी एनजीटी एक्शन लेगा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन होगा तो भी एनजीटी एक्शन लेगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का उल्लंघन होगा तो भी एनजीटी एक्शन लेगा। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव अधिनियम 1972 का उल्लंघन होगा तब एनजीटी एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।